इस पाठ में, इस वीडियो में आज हम अटलांटिक क्षेत्र का उत्कर्ष देखेंगे। ये पाठ 4 की वीडियो संख्या 3 है। पहले हमने देखा कैसे जो है इटली का आर्थिक पिछड़ापन, स्पेन कैसे जो है कई क्षेत्रों में पिछड़ गया और कैसे जो है फिर अटलांटिक क्षेत्र के उत्कर्ष के लिए परिस्थितियां उत्पन्न हुई। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्पेन और पुर्तगाल ने खूब लाभ कमाया सोना चांदी से, भौगोलिक खोजों से, ठीक है, नए नए देश खोजकर, उपनिवेश बनाकर, लेकिन ये लाभ स्थायी नहीं हुआ। इसको ये तब्दील नहीं कर पाए। इसको आर्थिक विकास में, औद्योगिक उन्नति में जो इनको तब्दील करना था ये नहीं कर पाए। और नई जो खोजें थी, नई जो प्रौद्योगिकी थी, उस सारे का जो है परिणाम जो है और अन्य जो आंदोलन जो है इस समाज में हुए, उन आंदोलनों में अगर हम देखें तो आपका धर्म सुधार आंदोलन हुआ, पुनर्जागरण हुआ और आपके नए राज्यों का, राष्ट्रों का जो उदय हुआ, उस सारे का जो लाभ है अटलांटिक क्षेत्र ने उठाया और उसका ही परिणाम था कि इस क्षेत्र का विशेष उत्कर्ष हुआ। और इस उत्कर्ष के कारण से जो बंदरगाह नगर थे और जो व्यापार के, वाणिज्य के जो केंद्र थे वो नए विकसित हुए और जो पहले से थे उनमें भी और उभार आया। इन जो ये केंद्र जो तेजी से उभरे, तेजी से कई केंद्र उभरे, इनमें जो हम नाम है ये मैप में भी आपके काम आएंगे। वैसे तो आपको बहुत सारे शहरों का पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, लिख भी देते हैं आपके लिए। हॉलैंड में जो थे, हॉलैंड का जो था एम्स्टर्डम, ये हम आगे जो है पढ़े भी गए इसके बारे में, एम्स्टर्डम के बारे में। उसके बाद बात करें इंग्लैंड में लंदन और ब्रिस्टल। उनको याद करना है, मैप पे भी दिखाना आपने। फ्रांस की अगर हम बात करें तो बोर्दो, सेंट मार्लो और नेंटस, ये प्रमुख नगर थे। मतलब इन नगरों के माध्यम से और इन सब कारणों से जो है जो संतुलन था, आर्थिक संतुलन, वो जो है 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है विशेष रूप से वो पूरी तरह से हॉलैंड और इंग्लैंड, जो कि आपके उत्तरी जो है यूरोप के राज्य थे, उनके हक में आ गया। कहाँ से? स्पेन और इंग्लैंड से, जो कि भूमध्य सागर के क्षेत्र थे, वहाँ से निकलकर जो नया जो एक उत्थान हुआ वो आप समझ रहे। अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए हम पॉइंट्स देखेंगे। एंटवर्प का जो क्षेत्र था उसको समझने के लिए आपको फ्रांस मैप देखेंगे तो आप फ्रांस का जो उत्तर पूर्व है, लग्जमबर्ग के उत्तर में दक्षिण नीदरलैंड के जो क्षेत्र है उसे फ्लैंडर्स जगह है, दक्षिण नीदरलैंड के फ्लैंडर्स में स्थित था एंटवर्प। तो ये जो क्षेत्र था काफ़ी विकास कर चुका था। यहाँ पर कृषि में भी, उद्योग में भी, और स्थल मार्ग से चांदी आने से, निर्यात से, कई कारणों से जो है भौगोलिक स्थिति विशेष होने के कारण से ये उत्तर पश्चिमी जो यूरोप के जो देश थे उनको जो मसाला जाता था, उनका जो है एक केंद्र भी यहाँ पर बन गया था। तो उत्पादक जो यहाँ के थे वो सब प्रगति कर रहे थे। कृषि व्यवस्था तो यहाँ की सबसे उन्नत और विकसित मानी जाती थी मध्यकाल में। आमदनी जो है इन सब कारणों से लोगों की बढ़ रही थी। और जो हम मसालों के व्यापार की बात कर रहे हैं वो पुर्तगाल, जब पूर्वी मसालों का जो व्यापार जो था पुर्तगाल के हाथों से चला गया तो ये एक बड़ा केंद्र यहाँ पर इस चीज़ का भी बन गया। तो कुल मिलाकर सारी परिस्थितियाँ इनके अनुकूल उस समय रही। जर्मनी में फिर अगर हम बात करें, फ्लैंडर्स जर्मनी के पास था ये क्षेत्र, तो जर्मनी में जो
धातु का दोहन करके धातु का जो बाजार बना, धातु के बर्तनों का जो बाजार बना, वो भी यहाँ पर फलने फूलने लगा था। उनमें चांदी और तांबे के बर्तन प्रमुख रूप से आते थे। जैसे जैसे समुद्र पारीय संबंध बढ़ते गए वैसे वैसे ये जो है अनेक वस्तु का धातु व्यापार का केंद्र जो है यहाँ पर बनता गया, और अनेक वस्तु का केंद्र भी ये बना। अगर अन्य वस्तुओं में अगर हम बात करें तो कैनवास था आपके, कैनवास, हाप, लिनेन और अनाज, इन चीज़ों का भी ये केंद्र बन गया। और इस सारे से जब ये इतनी चीज़ें यहाँ पर आती थी जाती थी तो एक मिलन स्थान बन गया व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, और जो शासक होते थे उनके प्रतिनिधि भी जो है यहाँ पर आते थे। तो उनमें मुख्य रूप से पुर्तगाल, जर्मन, इंग्लैंड और इटली, जो उस समय विशेष रूप से व्यापार में प्रमुख जो देश थे, उन सब का ये मिलन स्थान या केंद्र जो है बनकर उभरा। ऐसा एंटवर्प का विकास अब तक हम पढ़ रहे हैं, ये अब तक हम विकास ही पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे ये विकास हुआ। लेकिन जो 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, उतरता हुआ मैंने बताया था, उत्तरार्ध का मतलब है 1551 के बाद जो है शताब्दी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे ही आगे बढ़ेगा काल तो उत्तरार्ध बोला जाएगा। और 1551 से पहले का जो काल है, अगर हम उसको पूर्वार्ध बोलेंगे। अर्ध मतलब आधा, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में, उत्तर अर्ध, उत्तर आधे के बाद में, पूर्वार्ध, पूर्व अर्ध, पूर्व के पहले, पूर्व मतलब पहले। तो इसको आप समझे, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का जो मतलब है। शताब्दियों का मतलब भी आप समझे, मैंने आपको पहले ही बताया है, ताकि आपको इस टर्म को समझने में मदद मिले। तो आखिर जो ये प्रगति है ये रुकी इस काल में आकर, उसका जो कारण क्या था? अब नीदरलैंड और इंग्लैंड का जो है आर्थिक महत्व बढ़ने लगा था, समुद्री जो मार्गों से व्यापार है वो ज़्यादा होने लगा था, और ये जो देश था जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, जो इलाका था एंटवर्प, इस केंद्र की हम बात कर रहे थे, तो ये जो केंद्र था ये स्थलीय व्यापार पर था। विशेष रूप से स्थलीय व्यापार अब कमज़ोर हो गया, क्योंकि समुद्री व्यापार, समुद्री मार्गों से ज़्यादा व्यापार होने लगा। तो जो भीतरी व्यापार था, जो वस्तु विनिमय का इनका जो व्यापार था, उसको काफ़ी जो है इससे धक्का लगा। और रही खही कसर जो थी, धर्म युद्ध जो हुए इस काल में, मध्यकाल में यूरोप में जो इस क्षेत्र में जो धर्म युद्ध हुए, उससे अर्थव्यवस्था तो तबाह हो ही गई, साथ में संचार के साधनों पर भी बुरा असर जो है इस समय पड़ा। इस सारे से इनका जो स्थलीय व्यापार है वो कमज़ोर हो गया, बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और स्पेन ने आखिर में इस क्षेत्र पर युद्ध जब हुए तो 1585 में कब्जा जो है वो कर लिया था। और उत्तरी समुद्र के आने जाने वाले मार्ग पर हॉलैंड ने पहले ही बाधा खड़ी कर रखी थी। धीरे धीरे इस सारे से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कभी मिलन स्थल बन गया था, बड़ा केंद्र बन गया था, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समाप्ति हो गई। मतलब एक बड़े केंद्र का जो पतन और उत्कर्ष के बारे में हमने पढ़ा। अल्पकालिक उत्कर्ष था, अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए। अब हम उत्तरी नीदरलैंड के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी नीदरलैंड में कैसे उत्कर्ष हुआ, कैसे उत्थान हुआ, ठीक है। तो फ्लैंडर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, उसके ऊपर इसने कब्जा जो है वो प्राप्त कर लिया था इस क्षेत्र में, फ्लैंडर्स से युद्ध करके। फ्लैंडर्स में ही एंटवर्प था, आप इस बात को समझे, कभी आप इन अलग अलग चीज़ इनको मान लें। तो इस युद्ध में जो है कपड़ा मिले विशेष रूप से उनका पूरी तरह से नाश ही हो गया था, कब कुछ तो बंद हो गई, क्षति काफ़ी हुई इसको। तो जो क्षेत्र था उत्तरी, ये इकट्ठे जो है एंटवर्प और उत्तरी नीदरलैंड जो है एक साथ उन्नति कर रहे थे किसी समय में। तो जब वहाँ पर कृषि में, व्यापार में, मछली उत्पादन में, हर चीज़ में वहाँ भी उन्नति पैरेलल हो रही थी समानांतर। लेकिन ऐसा क्या विषय और क्या कारण थे जिसके कारण से जो ये उत्कर्ष ज़्यादा हुआ, तो उनके बारे में हम पढ़े। तो पहला तो कारण था कि इसने एंटवर्प पर कब्जा कर लिया, युद्ध में जो है वहाँ की कपड़ा मिले जो है वो चल बसी। और स्पेन जो है यहीं नहीं रुकना चाहता था,
वो और भी क्षेत्रों पर जो है कब्जा करना चाह रहा था, तो उसने उत्तरी नीदरलैंड को निशाना बनाना चाहा। तो नौसेना जो है वहाँ की शक्तिशाली थी, उस नौ शक्तिशाली सेना ने काफ़ी मुकाबला किया, और ये जो लंबी लड़ाई इस समय चली, इस लंबी लड़ाई से यहाँ के विकास में जो है तेजी आई। लोग जो है राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर उन्होंने उत्पादन की जो है अपनी क्षमता बढ़ाई और व्यापार को बढ़ाया। प्रतियोगिता जो थी उसकी भी क्षमता बढ़ी। जब सारी चीज़ों में इन्होंने उन्नति की तो ये प्रतियोगिता करने के लिए समर्थ हो गए। और साथ में एक नई चीज़ और वहाँ पर घट गई, जो दक्षिणी नीदरलैंड था, दक्षिणी नीदरलैंड में जो युद्ध हुए, जो वहाँ उस समय आपदा आई, उस सारे से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए। वो माइग्रेट करके कारीगर थे, साहूकार थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, श्रमिक थे, वो सब जो है उत्तरी नीदरलैंड में आए। तो उनकी जो ज्ञान था, उनकी जो पूंजी थी, उनका जो निवेश था, उनकी जो उद्यमशीलता थी, उन सब का लाभ किसको होने वाला था? उत्तरी नीदरलैंड को। तो उत्तरी नीदरलैंड को जब ये सब चीज़ें मिली और लड़ाई से उसने जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। देखो आप भी जो है जीवन में अगर देशों की बात करें तो देशों में भी देखो इस सब से इन्होंने विकास किया लड़ाई से। और आप भी कभी किसी से झगड़ा होता है तो अपनी लाइन जो है लंबी खींचें, न कि दूसरे की लाइन जो है छोटी करें। तो उससे आप विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई और क्षेत्र हो। इस बात को समझने की जरूरत है। दैनिक जीवन में भी इतिहास का आप लाभ उठाएं, घटनाओं से जो है सीख लें कि कैसे एक देश ने कैसे अपनी क्षमता को बढ़ाया और कैसे उसको फिर अन्य अन्य लाभ भी हुए। तो इस सारे में ये चलता गया। तो एम्स्टर्डम जो बैंकों में जो राशि जमा हुई तो इन्हीं लोगों की थी। इस सारे से इनको काफ़ी लाभ हुआ। तो बहुत सारी जो राशि थी उन्होंने बैंकों में जमा की, इतना धन इनके पास हो गया था। और करदाताओं की भी अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कर देने वाले लोगों में 30% जो लोग थे वो यहीं के थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि उत्तरी नीदरलैंड का उत्कर्ष कैसे हुआ। इस उत्तरी नीदरलैंड को स्पेन द्वारा जो एंटवर्प पर कब्जा और इससे युद्ध पे जो है कितना क्या क्या लाभ हुआ। अब हम बात करेंगे एम्स्टर्डम के उदय की। जब दक्षिण प्रांतों में बर्बादी हुई, ये सारी चीज़ हुई, तो एम्स्टर्डम जहाँ पर बैंक भी खुल गए थे, करदाता भी थे, और वहाँ पर वो स्वर्ण युग में प्रवेश कर गए। स्वर्ण युग में प्रवेश करने का मतलब क्या था कि यहाँ पर नई जो तेजी आई, पूंजी आई, विकास हुआ, उस सारे को हम स्वर्ण युग बोल रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र बन गया। जैसे कुछ समय पहले हमने एंटवर्प को पढ़ा था, तो उसी तरह से ये भी एक बड़ा केंद्र बन गया। इस केंद्र की कुछ विशेषताएं थी, वो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो मूल्य तय कर दिए जाते, पूरे विश्व में वस्तुओं के वही मूल्य माने जाते हैं। भी ठीक है, उन लोगों ने मूल्य तय किए तो वो ठीक ही होंगे, वही लागू पूरे यूरोप में होते। और यहीं तक जो है ये बात नहीं रुकी। नीदरलैंड के लोग इतने एग्रेसिव, इतने जो है विशेष हो गए, इतने व्यापार में आगे बढ़ गए कि यूरोप में, भूमध्य सागर में, अमेरिकी महाद्वीप में सब जगह नीदरलैंड के लोग दिखाई देने लगे। कपड़ा और उत्पादन जो था विशेषकर अगर हम बात करें, और जहाज रानी में, जहाज़ों के उद्योग में, क्योंकि समुद्री व्यापार होता था तो ये जहाज़ों का जो उद्योग था ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग था। तो इसमें तो इन्होंने कई गुना वृद्धि पा ली थी। अब हम बाल्टिक क्षेत्रों से व्यापार की बात करेंगे। तो बाल्टिक क्षेत्रों में विशेष रूप से अगर इस क्षेत्र के लोगों का दो जगह से ही विशेष रूप से व्यापार होता था, एक अमेरिका, चीन, और जो आपके जापान जैसे दूरवर्ती क्षेत्र थे, और दूसरे जो क्षेत्र थे वो थे आपके बाल्टिक क्षेत्र के नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क देश। इन देशों को भी आप नाम याद कर लें, केंद्र ये मैप में भी आपके काम आ सकते हैं। तो इन देशों के साथ जो व्यापार जो है बढ़ा, तो बाल्टिक सागर के व्यापार पर 1525 तक तो नीदरलैंड का दबदबा कायम हो गया। अब इन क्षेत्रों का 3/4 अनाज यूरोप के अन्य देशों को उत्तरी नीदरलैंड के क्षेत्रों से ही पहुंच रहा था। मतलब क्या है कि इन क्षेत्रों में जो अनाज का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता था, और ये जो उत्पादन है ये आपके नीदरलैंड के, उत्तरी नीदरलैंड के लोग इनसे ले लेते थे और इसको फिर निर्यात करते थे पूरे यूरोप को। और सबसे ज़्यादा निर्यात में इसकी हिस्सेदारी हो गई क्योंकि कृषि उत्पादन ज़्यादा था। दूसरी यहाँ की जो चीज़ थी वो थी लकड़ी।
लकड़ी का विशेष रूप से जो उपयोग था वो जहाजरानी में, क्योंकि लकड़ी की जो किस्म थी वो उत्तम थी, इससे इस उद्योग को भी यहाँ पर बल मिला। कृषि का जो उत्पादन था वो किसी भी यूरोप के अन्य देशों से क्या हो गया, इनका अधिक था। देखो लकड़ी ने, कृषि ने, दोनों ही चीज़ों ने जो है इस क्षेत्र में उत्तरी नीदरलैंड को जो है काफ़ी उन्नति करने में मदद की। और क्या किया उत्तरी नीदरलैंड के लोगों ने अपने उत्कर्ष के लिए, उत्पादन लागत को उन्होंने घटाया, क्योंकि उत्पादन लागत अगर कम होगी, अगर कम मूल्य अगर आपके पड़ रहा है तो आप कम मूल्य पर वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो इसके लिए वो उन्होंने क्या किया, सिद्धहस्त थे वो, मजदूर जो है ना उनके काफ़ी मेहनती थे, जबकि मजदूरी की दर जो है ऊंची थी, लेकिन वो ज़्यादा परिश्रम करते थे, मेहनती करते थे, तो वो दर कुल मिलाकर जब आखिर में वो सस्ती ही पड़ती उनकी। तो इसके अलावा जो है उनका नियम उन्होंने तय कर रखी थी, नीति थी कि कम मूल्य पर जो है लागत कम करके जितनी ज़्यादा कम से कम कॉस्ट आएगी तो प्रोडक्ट उतना सस्ता हो जाएगा और उसको हम कम मूल्य पर ही सेल करेंगे। और अनेक अन्य उपाय भी क्या किए, उन अन्य उपायों की अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा का उपयोग किया इन लोगों ने कॉस्ट घटाने के लिए। दूसरा क्या किया, जो हल्के जहाज थे, हल्के जहाज आसानी से आ सकते थे, हल्के जहाज़ों का व्यापार में विशेष स्थान था, क्योंकि जो डच जहाज थे वो इस प्रकार के होते थे, लेकिन भूमध्य जो सागर में जो जहाज थे वो जंगी जहाज थे, उस पर ज़्यादा लोगों को रखना पड़ता था, तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो मजदूरी, उनका वेतन, अन्य जो खर्चे थे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस कॉस्ट को भी इन्होंने बचाया हल्के जहाज बनाकर। तो आखिर में जो शराब और कपड़े की अगर हम बात करें तो इसमें सस्ते के मुकाबले में जो है ना कोई और अन्य देश, अन्य जो है टिकता नहीं था, इतना सस्ता इनका माल होता था इस उत्पादन लागत के घटने से। और जो श्रम संघ परेशान करते थे, तंग करते थे, इन लोगों ने 16वीं शताब्दी उनका परित्याग कर दिया, क्योंकि ये बाधक थे। कोई भी नई नीति अगर अपनानी थी तो ये लोग बाधक बनते थे औद्योगिक विकास पर, क्योंकि नियंत्रण रखते थे। अब इन उन लोगों ने नई नीति अपनाई, उसमें क्या था कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए। इससे क्या आया, वाणिज्यवाद आया, बाद में फिर इससे पूंजीवाद भी विकसित होगा, और इस सारे से तेजी से क्या होगा, इस क्षेत्र का आर्थिक विकास। तो ये हमने पढ़ा अभी तक उत्तरी नीदरलैंड का उत्कर्ष। अगले जो वीडियो हो गया हमारी, उसमें हम इंग्लैंड का उत्कर्ष पढ़ेंगे। हम आपको ये पाठ्यक्रम है धीरे धीरे इसलिए करा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें।